नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ लफ्जों में आप यूं कहें कि दो टूक कह दिया कि उचित समय पर ये दोनों लागू होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पर अड़िग है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हम इस कानून को लाकर रहेंगे, यह वक्त की ज़रूरत है। अमित शाह ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में इस बात पर जोर देते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए उचित समय पर लागू होकर रहेगा। ये नागरिकता लेने का नहीं, देने का कानून है। इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी और ये ज़रूर लागू होगा। वही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उन्होंने कहा कि सामान्य नागरिक संहिता एक बड़ा सामाजिक और कानूनी बदलाव है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हम यूसीसी कानून लाकर रहेंगे, यह वक्त की ज़रूरत है। अब आपको बताते हैं कि सीएए और यूनिफॉर्म सिविल कोड दोनों अगर भारत में लागू होता है तो देश के किस धर्म जाति वर्ग के लोगों को इसका फ़ायदा होगा और किसे इसका खामियाजा यानी नुकसान भुगतना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, सलाम, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं वी आवर्स न्यूज़ का खास शो वी आवर्स विद इमरान। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए एक ऐसा कानून है जो विदेशी नागरिकों को सीधे खुद ब खुद नागरिकता नहीं देता है बल्कि उन्हें आवेदन करने के लिए योग्य बनाता है। इससे आप ऐसे समझिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो इसके लिए आपको नीट एक परीक्षा होता है, उसे पास करना पड़ेगा। जब आप उस परीक्षा को पास कर जाएंगे तो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए आप योग्य बन जाएंगे, आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर आप इसे फेल कर जाते हैं तो आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। ठीक उसी प्रकार देश का नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको सीएए पास करना पड़ेगा। आपको दस्तावेज यानी कागजात दिखानी पड़ेगी। अगर उचित कागजात दिखाने में आप असमर्थ यानी विफल साबित होते हैं तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। वहीं इसे लेकर देश का संविधान क्या कहता है उसे भी जान लेते हैं। नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। मैं इसे फिर से रिपीट करता हूँ। नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। अब अवैध क्या है इसे भी जान लीजिए। अवैध को दो भागों में बांटा गया है। पहला, उन लोगों को अवैध प्रवासी यानी बाहरी माना गया है जो भारत में अवैध यानी सही यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर किसी बॉर्डर से देश में घुस आए हों, या फिर दूसरा वैध दस्तावेज यानी सही पासपोर्ट और वीज़ा के साथ तो भारत में आए हों लेकिन उसमें उल्लिखित अवधि यानी जितना समय के लिए वीज़ा वैध था उससे ज़्यादा समय तक यहाँ रुक जाए। अब सीएए ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से ऐसे विदेशी लोगों को भारत में नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता देता है। नागरिकता कानून 1955 के अनुसार वैध और अवैध का फंडा साफ था। सभी धर्मों के लिए सामान्य नीति थी। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी इत्यादि के लिए एक ही कानून था। लेकिन दूसरी बार 2019 में जब पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में सरकार बनी तो उसने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए में बदलाव किया। इस नए संशोधित कानून के तहत भारत के 3 पड़ोसी मुल्क जो मुस्लिम देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासी यानी मुस्लिम प्रवासियों को छोड़कर बाकी 6 समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने के नियम को आसान बना दिया। इससे पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 11 साल तक भारत में रहना ज़रूरी था। वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस नियम को उक्त 6 समुदायों के लिए और आसान बनाते हुए नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से 6 साल किया गया। यानी मुस्लिम को छोड़कर जो प्रवासी वैध या अवैध तरीके से इस देश में 1 साल से लेकर 6 साल तक बिता दिए हों, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में से किसी भी देश से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से यहाँ भारत में शरणार्थी बने गैर मुस्लिम हैं तो वे सीएए के माध्यम से अपनी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सरकार के इस संशोधित कानून को लेकर देश भर में जमकर विरोध हुआ। 2019-20 में इस कानून को लेकर देश में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट में 200 से ज़्यादा जनहित याचिकाएं डाली गई। सियासी पार्टियों ने भी इसका विरोध किया। सभी विपक्षी पार्टियों का कहना हुआ कि इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। लेकिन मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने इसे लेकर लगातार स्थिति साफ रखी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जनवरी 2020 के दूसरे सप्ताह तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। हालांकि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए कानून प्रतिबंधों के कारण ये मामला सुनवाई के लिए नहीं आ सका, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में वकील और वादी शामिल थे। बाद में कोरोना को लेकर CAA अधर में लटक गया और आज तक लागू नहीं हो पाया है। लेकिन अब जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होकर ही रहेगा। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC की। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किए हों तो इसे कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि यही प्यार हमारा हौसला बढ़ाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून लागू हो जाएगा। आसान भाषा में कहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। इस कानून का लागू होते ही देश भर में सभी धर्मों के अपने कानून बोर्ड खत्म हो जाएंगे या फिर उसमें संशोधन करना पड़ेगा। जैसे हिंदू धर्म के लिए कानून हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक उसी प्रकार सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध इत्यादि के लिए बनाए गए उनके पर्सनल लॉ बोर्ड या तो ख़त्म हो जाएंगे या फिर उसमें संशोधन करना पड़ेगा और फिर देश में सिर्फ एक ही कानून होगा, वो होगा भारत का संविधान। इसे हम आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले हम भारत के संविधान में अंकित UCC को लेकर कथन को समझते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान करने का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य कमजोर लोगों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना है। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करना सरकार का दायित्व है। वहीं भारत में अलग अलग धर्मों के अपने अपने कानून हैं। आइए जानते हैं कि UCC अगर लागू होता है तो किस धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर UCC लागू होता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करना होगा। उदाहरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 सब क्लोज 2 कहती है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे। कानून की धारा 5 सब क्लोज 5 और 7 में कहा गया है कि प्रथागत प्रथाएं प्रावधानों पर हावी रहेंगी, लेकिन UCC आने के बाद इनकी छूट नहीं मिलेगी। मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इस्लामी कानून के तहत शादी, तलाक और भरण पोषण लागू होगा, लेकिन अगर UCC आता है तो शरीयत कानून के तहत तय विवाह की न्यूनतम उम्र बदली जाएगी और बहुविवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी। सिखों की शादी संबंधित कानून 1909 के आनंद विवाह अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इसमें तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में तलाक के लिए उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है। लेकिन अगर UCC आता है तो एक सामान्य कानून सभी समुदाय पर लागू होने की संभावना है। ऐसे में आनंद विवाह अधिनियम भी खत्म हो सकता है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 में प्रावधान है कि जो भी महिला किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से शादी करती है वह पारसी रीति रिवाजों के सभी अधिकार खो देंगी। लेकिन UCC आने पर यह प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा पारसी धर्म में गोद ली हुई बेटी को अधिकार नहीं दिए जाते, जबकि गोद लिया बेटा सिर्फ
पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। अगर यूसीसी पेश किया जाता है तो सभी धर्मों के लिए संरक्षता और हिरासत कानून सामान्य हो जाएंगे और यह खत्म हो जाएगा। यूसीसी आने से विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकारी संबंधित व्यक्तिगत कानून प्रभावित होंगे। ईसाई तलाक अधिनियम 1869 की धारा 10A सब क्लोज 1 के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन देने से पहले पति पत्नी को कम से कम 2 साल तक अलग रहना अनिवार्य है, लेकिन यूसीसी आने के बाद ये खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, 1925 का उत्तराधिकारी अधिनियम ईसाई माताओं को उनके मृत बच्चों की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं देता है। ऐसी सारी संपत्ति पिता को विरासत में मिलती है। यूसीसी आने पर यह प्रावधान भी खत्म हो जाएगा। वही आदिवासी समाज परंपराओं, प्रथाओं के आधार पर चलता है। ऐसे में यूसीसी आने से उनके सभी प्रथागत कानून खत्म हो जाएंगे। CNT यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, SPT एक्ट, पेशा एक्ट जो आदिवासियों को झारखंड में ज़मीन को लेकर विशेष अधिकार देता है, यूसीसी के लागू होने से ये अधिकार खत्म हो जाएंगे। यूसीसी के लागू होने से पूरे देश में विवाह, तलाक, विभाजन, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकारी एक समान हो जाएगा। ऐसे में महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार मिल जाएगा। ऐसे में अगर कोई गैर आदिवासी एक आदिवासी महिला से शादी करता है तो उसकी अगली पीढ़ी की महिला को ज़मीन का अधिकार मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने CAA और यूसीसी को अच्छी तरह से समझा होगा। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2-3 बार देखें। आपको इसे जानना बेहद ज़रूरी है और आप इसे समझ जाएंगे तो दूसरे को भी ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।